कि आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो आम लोगों के सामने कभी भी नहीं आती है। हैंड राइटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंस्टीट्यूशंस जो है वो इनको अप्रोच करती हैं हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को, हैंड राइटिंग एनालिसिस को करके। और दूसरी चीज ये है कि इंस्टीट्यूशन इनको कांटेक्ट करती है, गवर्नमेंट्स इनको कांटेक्ट करती है और इनका जो इंटरेक्शन विद द कॉमन मैन है बहुत ही मिनिमम है। बट आज के दौर में जिस हिसाब से फ्रॉड्स हो रहे हैं, जिस हिसाब से धोखाधड़ी हो रही है, तो आम लोग भी अब इस चीज पे गौर करने लगे हैं कि भाई जैसे कि आपके चेक्स पे जो सिग्नेचर्स होते हैं उसको कैसे, उस पे कैसे फ्रॉड किया जाता है। सेकंड चीज, जैसा कि आपका हैंड राइटिंग जो है आपके विल्स को लेके या आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो ये सब चीजों को लेके ये आपको संपूर्ण तरीके से हमारे जवेरी साहब बताएंगे आपको कि आपकी हैंडराइटिंग को देख के आप किस किस्म की पर्सनालिटी है और कैसे क्राइम्स को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे फ्रॉड जो सिग्नेचर्स होते हैं उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो ये सब चीजों को लेके वो आपको सारे जानकारी सादर करेंगे। तो ओवर टू अपना जवेरी साहब। I welcome you all to this session on graphology और handwriting analysis. आपको याद होगा कि बचपन में हम रेड एंड ब्लू लाइन बुक में लिखते थे, तो हमारी टीचर्स बताती थी कि हमको किस तरीके से लिखना है, जोन रहते हैं, ये रहते हैं, इस तरीके से पैटर्न बनाना है आपको। तो स्टेप बाय स्टेप हम लिखते थे। अब जो हैंडराइटिंग, हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, you have some thoughts which are coming into your mind. The mind is controlled by the brain. The brain is instructing any organ. I'm using the word any organ. People don't have hands, they write with feet, they write with mouth. So brain instructs any organ to execute the art of writing. तो आप जो पेपर पे देखते हो वो एक तरह से ब्रेन के अंदर आपने जो देखा हुआ है या सोचा हुआ है वही चीज को पेपर पे ट्रांसफर किया जाता है। अब ये जैसे एक सिंपल बात है, हर आदमी की ड्यूअल पर्सनालिटी होती है। वो क्या है ड्यूअल पर्सनालिटी? एक, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपको अच्छी तरह से देख सकता हूँ, आपका कद काठी क्या है, आपके फीचर्स क्या है, आप लंबे हो, आप छोटे हो, आप चश्मा पहनते हो, क्या करते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज आउटर पर्सनालिटी। दूसरी पार्ट होती है वो इनर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी जो रहती है इंसान की, उसमें क्या आपके वीकनेसेस, आपके स्ट्रेंथ्स, आप इमोशनल हो, आप सेंसिटिव हो, आपके क्रिएटिव माइंड है कि नहीं। बहुत सी बार आदमी को खुद भी ये मालूम नहीं रहता है कि मेरी पर्सनालिटीज में मैं इस चीज में माहिर हूँ। तो ये सब चीज हम देख के हमको हैंडराइटिंग बता सकती है कि भाई क्या है। So what is seen on a paper is a dual information about a person, the inner and outer personality. अब ये जो handwriting analysis जो बोलते हैं, handwriting analysis is a reading of these personalities. अब ये कौन कौन यूज कर सकता है? सबसे बड़ी चीज ये है कि कौन और किस एरियाज में इसकी यूज हो सकती है। फर्स्ट हम चलते हैं इंडिविजुअल कैसे यूज कर सकता है। इंडिविजुअल जब यूज करता है तो वो खुद की पर्सनालिटी इंक्रीज करने के लिए, उसके स्ट्रेंथ्स फाइंड आउट करने के लिए, उसके वीकनेस जो रहते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके क्रिएटिव क्षमता क्या है उसके लिए वो यूज कर सकता है, फाइंडिंग आउट क्रिएटिव एरियाज। सेकंड आता है हमारा जो बिजनेसमैन जो है या कोई भी कंपनी जब रिक्रूट करती है, हाउ डू दे रिक्रूट दिस पीपल। तो हैंड रिटन बायोडेटा आज के डेट में जो कंपनीज मंगा रहे हैं वो इसी चीज के लिए मंगाते हैं। उससे आपकी पूरी पर्सनालिटी मिलती है, whether you are fit for that job or not। आपके पास टेक्निकल स्किल्स है, आपके ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब चीज हमको राइटिंग से मालूम पड़ जाती है। थर्ड आता है डॉक्टर, हाउ कैन डॉक्टर्स यूज दिस। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाओगे तो आप एक हिस्ट्री लिखनी पड़ती है, वो लिखते हैं, आपसे पूछते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते रहते हैं। बट राइटिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे भी देखेंगे। थोड़ा कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जहां से हमको मालूम पड़ता है कि या डॉक्टर को मालूम पड़ जाएगा कि वो अस्थमाटिक पेशेंट है या नहीं है, या उसको बैक पेन है। तो ये सब चीजें राइटिंग से बता सकती है, तो डॉक्टर को उस चीज में मदद हो सकती है। थर्ड हमारा आता है पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट को अगर कुछ हैंडराइटिंग पैटर्न्स ऐसे रहते हैं जो क्रिमिनल माइंडेड पैटर्न्स रहते हैं, तो वो पैटर्न के बेस पे वो चेक कर सकते हैं कि वो क्रिमिनल्स है कि नहीं है, या झूठ बोल रहे हैं क्या सच बोल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे टीचर्स, हाउ कैन टीचर्स यूज दिस।
टीचर्स बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब चल रहा है, या उसके स्ट्रेंथ क्या है, या अगर वो लीडरशिप उसकी क्वालिटीज है तो वो उसको मॉनिटर बना सकते हैं, या उसका यूज कहाँ कर सकते हैं कि जो कोई होगा जो सबको साथ में लेके चलता है तो उसको उस तरीके से काम दिया जा सकता है, या उसका यूसेज वैसा किया जा सकता है। बैंकर्स कैसे यूज कर सकते हैं? आज के डेट में बैंकर्स को अप्रोच करते हैं, लोग अप्रोच करते हैं कि भाई चलो मुझे बैंक लोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब आपके सिग्नेचर्स, कुछ कुछ सिग्नेचर्स ऐसे होते हैं जो फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर्स होते हैं, यानी ये वो इंसान आज नहीं तो मे बी 3-4 साल बाद या 5 साल बाद वो फ्रॉड क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो सिग्नेचर इटसेल्फ इज शोइंग कि वो फ्रॉड क्रिएट कर सकता है। तो ये अगर जानकारी अगर उनके पास है, बैंकर्स के पास है, तो वो उस चीज का उपयोग कर सकते। अब हम चलते हैं कुछ पॉइंट्स, आपको जैसे बोलते हैं क्या देखा जाता है राइटिंग में। सबसे बड़ी चीज है, हम जब राइटिंग में देखते हैं तो एक पेज को कैसे यूज किया है, उसके मार्जिन्स कैसे यूज किए आदमी ने, या जो राइटिंग ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, फ्लो ऑफ द राइटिंग बोलते हैं। प्लांट कैसा है, लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है, क्या है, अल्फाबेट कंबाइन करके रखे हुए या अलग अलग छोड़ के रखे हुए हैं। तो ये सब पॉइंट्स, प्रेशर कितना होता है आपके राइटिंग के, ये सब दिखा। अब हम ये लेके चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं कि हाउ डू आई चेक सर्टन अल्फाबेट फॉर्मेशन। अल्फाबेट फॉर्मेशन से हम चलते हैं, तो अब हम चलेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स पे चलते हैं, जिससे आपको बताया जाएगा कि भाई किस तरीके से चेक कर सकते हैं। एडेप्टेबल नेचर, यानी कोई इंसान एडेप्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि एम और एन, अगर एम और एन यू और डब्ल्यू की तरह बने हुए एग्जैक्टली, अगर मैं इसको इमेज को पूरा उल्टा करता हूँ तो ऑलमोस्ट सेम सिमिलर तरीके से है, यानी दोनों एक तरह से सेम दिख रहे हैं। अगर मैं एम और एन को यू और डब्ल्यू की तरह यूज दिखता है तो ये अडेप्टेबल नेचर हो जाता है। एम बहुत एक्सपांडेड है, एन बहुत एक्सपांडेड है, एच बहुत एक्सपांडेड है। तो जब ये पूरे एक्सपांडेड है, विच शोज अ पर्सन इज हाईली इमोशनल, अगर मेरे को इमोशनल कंट्रोल करना है मुझे, तो मेरा जो एम को जो साइज है थोड़ा नजदीक लाना है, एन को जो ब्रॉडनेस है वो कम करना है, और एच के ब्रॉडनेस को कम कर देना है। इससे मेरा इमोशनल कंट्रोल आ जाएगा। अभी हम चलते हैं कि अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जनरली जो बहुत से लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है? अगर उसकी राइटिंग में जैसे वाई जो बना है रिवर्स वे में जाता है, खास करके उसका लोअर पार्ट रिवर्स में जाता है, तो ये जो लोअर पार्ट जब रिवर्स आता है, यानी एक तरह से ये मिरर इमेज हो गया आपका। तो जब मिरर इमेज होता है, विच शोज के द पर्सन इज ट्राइंग टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आप चेक कर सकते हो, जैसे खास करके आप पर्सनल लेवल पे भी बात कर सकते हो, चाहे घर वालों से बात कर सकते हो या कंपनीज में बात कर सकते हो कि ये आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। देन वी कम टू इगोइज्म्स। अब आई के ऊपर बहुत से बार आपने देखा होगा कि एक इंसान एक सर्कल बनाता है, तो जितना बड़ा सर्कल उतना बड़ा वो ईगो है उसका। तो अगर उसको ईगो डाउन करना है तो एकदम छोटा कर दीजिए। इरिटेशन, आई के ऊपर जैसे डैश को बनाया हुआ है इंस्टेड ऑफ अ डॉट, जितना डैश बड़ा होगा उतना जास्ती वो इरिटेटेड होता है छोटी छोटी चीजों से भी। फिर हम चलते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन जो बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज को मुझे डिले करने की आदत है, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं तो परसों करूंगा। जो प्रोक्रास्टिनेशन जो चलता है, वो टी का जो डैश है वो लेफ्ट की तरफ है, और आई का जो डॉट है वो लेफ्ट की तरफ है। तो जितना लेफ्ट की तरफ ये रखूंगा उतना मैं डिले करता हूँ डिसीजन मेकिंग के हिसाब से, या कोई भी चीज को टालने की कोशिश करता हूँ। आज मतलब आज नहीं कल, कल पे रखूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, वैसा। दूसरा आता है कि मेरा जो लीडरशिप क्वालिटी अगर मेरे को इंक्रीज करनी है, तो टी का डैश को मैं एकदम ऊपर तक लेके आऊंगा। आर जो बनता है कैपिटल आर, उसका जो सेकंड पार्ट है, जो लैंडिंग पार्ट बोलते हैं उसको, ये मैं हाफ करता हूँ। मतलब एक तरह से क्या हो गया, देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सीढ़ी चढ़ रहे हैं। बहुत से बार आपने देखा होगा कि पीपल हु आर क्विक थिंकर्स, जल्दी से उन लोग डिसीजन लेते हैं, या कोई भी चीज है एकदम शार्प उनका पिकअप रहता है, तो वो कैसे समझेगा हमको? टी का डैश टच नहीं कर रहा है उसके बार को और आगे जा रहा है, भाग रहा है मतलब।
So this is basically connected with thoughts starting ahead of action. कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है मुझे अपना, आई के ऊपर बराबर डॉट एग्जैक्टली ऊपर रखिए, आपका कंसंट्रेशन एग्जैक्ट हो जाएगा। फियर फैक्टर, खास करके हमने देखा है कि बच्चों में एक फियर फैक्टर रहता है, एग्जाम फियर, या एक इंडिविजुअल का ये रहता है कि मैं ये काम करूंगा तो मैं मतलब क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, एक दुविधा रहती है उसके मन में। तो जनरली जो देखा गया है वो अल्फाबेट जैसे लिखते समय, खास करके आखिरी का जो पेज के एंड तक जो जाता है, आपने देखा होगा कि ई अल्फाबेट या कोई भी एक अल्फाबेट को उसने इलोंगेट किया हुआ है। अब वो इलोंगेट जब करता है, मतलब वो क्या हो रहा है कि मुझे एक डर है कि कोई ये जगह आके बैठ नहीं जाए, इसलिए मैंने उसको इलोंगेट किया, ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई यहाँ आए, ये जगह को ऑक्यूपाई करे। दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू फियर फैक्टर, एग्जाम फियर हो गया या नॉर्मल फियर हो गया, फियर ऑफ एनीथिंग विच इज अननोन, और हिडन फियर्स बोल सकते हो। तो हमको करना कुछ नहीं, ये जो ई का इलोंगेशन है उसको कट शॉर्ट कर देने, लेंथ कम कर देनी। ग्रीड फॉर मनी एंड मटेरियल थिंग्स, अभी जो ये ओ है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये डी है। अब आपने देखा होगा कि ये ओ जो है यहाँ ओपन है लेफ्ट साइड में, नीचे की तरफ से ए ओपन है यहाँ लेफ्ट साइड पे, बी ओपन है यहाँ, और डी। जब अल्फाबेट्स ये लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ से ओपन हो गए, तो दिस शोज अ पर्सन हु इज हैविंग ग्रीड फॉर मनी एंड मटेरियल थिंग्स। तो इसमें ये भी कंबाइंड विद अदर अल्फाबेट्स अगर हम देखेंगे तो बहुत से बार क्या होता है, ये टाइप के पर्सन जो है ये कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन लीक कर, मतलब फॉर फाइनेंशियल गेन्स वो इंफॉर्मेशन लीक कर सकते। कोई भी बच्चा जो है जो मैथ्स, फिजिक्स, अकाउंट्स उसमें वीक है, तो उससे हम कहेंगे कि जी को 9 की तरह बनाओ, वाई को 7 की तरह बनाओ, और 4 की तरह बनाओ, टी को प्लस की तरह बनाओ, ओ को 0 की तरह बनाओ। इससे क्या होगा, वो न्यूमेरिकल्स में डे टू डे फंक्शनिंग करता रहेगा। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे वो नंबर्स में शार्प होते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सिग्नेचर की तरफ। तो सिग्नेचर का बेसिक रूल ये रहता है कि आपका जब भी सिग्नेचर बनाओ, कोई भी इंसान सिग्नेचर बनाए, तो हमेशा ये प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको याद रहेगा, हम स्कूल में एक प्रोटेक्टर यूज करते थे, ये प्रोटेक्टर था, तो ये 90 डिग्रीज है, ये बिलो 90 है, ये अबव 90 है। तो आपके सिग्नेचर जो है ये 170 और 175 डिग्रीज के बीच में रहना चाहिए। मेरी ये लाइन है बेस लाइन, बेस लाइन के ऊपर हमारा सिग्नेचर चलना चाहिए, ऐसा ऊपर की तरफ जाते हुए। क्यों? क्योंकि हमारा काम क्या है, हमें ऊपर चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, इसलिए हमारा सिग्नेचर कभी भी ऊपर की तरफ जाने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि बहुत से लोग आपने देखा होगा कि सिग्नेचर अलग अलग तरीके से बनाते हैं। अब किसी ने सिग्नेचर ऐसा बनाया, अब ये आप देखोगे कि इनिशियल जो ये सिग्नेचर बना है ये कंटिन्यूअस एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक चल रहा है। यानी क्या हो गया, उसने ये वहीं घूम रहा है अंदर ही अंदर, और फिर वो अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है। तो जनरली एडवाइस ये रहेगा कि कभी भी सिग्नेचर जो बनाओ वो सिंपल बनाओ। जितना सिंपल सिग्नेचर उतना आदमी अपनी सिंपलिसिटी रखता है और उसकी लाइफ अपनी सिंपल करता है। और ये गलत धारणा है कि सिंपल सिग्नेचर इज इजी टू कॉपी, सिंपल सिग्नेचर इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू कॉपी। नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत से बार आपने देखा होगा कि सिग्नेचर जो करते हैं लोग ऐसा करके, इसका मीनिंग ये क्या है कि मैं यहाँ से, ये मेरा रूम है, समझो मैं मेरे कैबिन में बैठा हूँ, कैबिन में बैठ के मैं कहाँ तक गया, मेन डोर तक गया, मुझे कहाँ जाना था, ऑफिस के बाहर जाना था, बट मैंने क्या किया, मैं वापस पीछे आया, मैंने वापस ऑफिस के अंदर वापस घुसा, और फिर मैं अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश। तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर जब हम ये बनाते हैं तो ये डिसीजन मेकिंग जो बोलते हैं हम, आखिरी में जाके डिसीजन मेकिंग में हमारे
दुविधा रहती है कि वी आर नॉट श्योर एज फार एज आवर डिसीजंस आर कंसर्न। अब थोड़ा हम चलते हैं सिग्नेचर फ्रॉड्स के ऊपर। आज के डेट में सबसे बड़ा जो इश्यूज चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट फ्रॉड, सिग्नेचर फ्रॉड्स, ये सब जो चल रहे हैं। आज आप कुछ भी लेने जाओ, चाहे वो आपका सिम कार्ड हो, चाहे बैंक अकाउंट को ओपन करने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या बोलोगे? आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड कॉपी चाहिए। हम क्या करते हैं, ये हमारा पैन कार्ड है, ये हमारा आधार कार्ड है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ साइन कर देते हैं। और अगर डेट, बहुत से लोग को डेट डालने की आदत है, तो यहाँ डेट डाल देते, ये कॉपी हम दे देते हो। रूल क्या है, ये कॉपी अगर कोई किसी के भी हाथ में लगती है, वो क्या कर सकता है, ये पार्ट काट सकता है, ये पार्ट काट सकता है और इसको मिसयूज कर सकता है। तो एडवाइस क्या रहेगा कि आप जो पैन और आधार कार्ड जो है उसको ऐसा क्रॉस करिए और यहाँ लिखिए किस चीज के लिए आपने दिया हुआ, और डेट डालोगे तो आप जैसे ही आपने ये लिखा है कि किस चीज के लिए आपने यूज किया है, किसको दिया है, बराबर, तो आप जब डेट डालोगे तो अपने आप ही वो उसी चीज के लिए यूज होगा, बाकी किसी चीज के लिए भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ आप बच सकते हैं। दूसरा है, घर में कोई इंसान आता है, वो बोलता है मैं ये फला बैंक से हूँ, ये है, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने आया हूँ, ये करने आया हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपका, उसका जो विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड पे जो लैंडलाइन नंबर है, वो नंबर आपको किसी को भी थर्ड पर्सन को बोल के वो नंबर पे कॉल करके पूछना है कि वास्तव में ये इंसान वो बैंक में काम करता है कि नहीं करता। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लैरिटी आ जाएगी, तो उससे आप थोड़ा बच जाओगे, क्योंकि बहुत से फ्रॉड ऐसे हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि चलो मान के चलते हैं कि भाई हाँ, कोई इंसान आया है, वो आपसे चेक लेने आया है, जैसे कोई प्रीमियम का चेक है या LIC का चेक है, वॉट एवर इट इज, आपके घर पे आके कलेक्ट करने आया है ना। वो कलेक्ट करने के टाइम पे वो क्या करेगा, आपको वो बोलेगा कि आपको जो चेक है, चेक बनाओ आप। तो आप क्या करते हो, चेक बनाने बैठते हो, वो बोलता है आप साइन मत करिए। आपको करना क्या है, आप, वो देगा आपको एक पेन देगा, वो बोलेगा आप पूरा कंटेंट्स भर दो, यानी अमाउंट भर दो, सब कुछ भर दो, नाम भर दो, डेट भर दो। फिर वो बोलेगा 1 मिनट मेरे को वापस बताना है क्या आपने बराबर भरा है कि नहीं भरा है। इन द मीन टाइम वो क्या बोलेगा, कृपया मेरे को एक गिलास पानी दे मिल सकेगा। तो आप क्या करते हो, चेकबुक वहां छोड़ के जाओ। इसमें दो प्रॉब्लम आती है। चेकबुक जब वहां छोड़ के जाते हो तो वो क्या करता है, वो आपका, जैसे आपने ये चेक नंबर समझो 2 नंबर है, वो 7वां या 8वां नंबर चेक पीछे से निकाल लेता है। वो आपको समझेगा नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा। प्लस वो क्या कर रहा है, आपको कंटेंट्स लिखने को बोल रहा है, उसने उसका पेन दिया है, उसके बाद बोला हाँ ठीक है बराबर है, तब तक वो क्या करता है, सेम कलर का सेम स्टाइल का पेन वो चेंज कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, पेन तो वही है। अब आपको बोलेगा आप साइन करो, तो आप यहाँ साइन करते हो, बराबर है, साइन करने की जगह पे फिर क्या हो रहा है, फिर आपने समझो ये अमाउंट भरा है 219 या 220 या वॉट एवर इट इज। थोड़े टाइम बाद वो क्या हो रहा है, ये जो कंटेंट्स आपने लिखे हुए हैं ये पूरे के पूरे मिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पेन दिया गया था, ये वैनिशिंग इंक वाला पेन दिया गया था, और सिग्नेचर करने के लिए जो पेन दिया गया था वो जेन्युइन पेन था। तो आपके ये सब कंटेंट्स मिट जाते हैं, फिर वो क्या करता है, वो कुछ भी नाम भर के, अमाउंट चेंज करके उसको मिसयूज कर। तो इससे ये हमें देखना, ध्यान देना है कि जो चेक हमारे पास बनाने के लिए या जिसको भी देना है, हम हमारा ही पेन यूज करें, किसी और का पेन नहीं यूज करें। सिमिलरली कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम साइन करते हैं, चाहे वो बैंक गारंटी के हो या बैंक्स के डॉक्यूमेंट्स हो, हमें हमारा ही पेन यूज करना है और किसी का नहीं। अब कोई अनजान आदमी आता है मेरे पास और मुझे उसको चेक देना, तो अनजान आदमी आ रहा है, मुझे उसको चेक देना है, तो हम क्या करते हैं, हाँ चेक बना दिया, क्रॉस कर दिया और अकाउंट पे ही कर दिया, बस हो गया हमारा काम पूरा। नॉट नेसेसरी। आपने जो चेक दिया है उसकी एक कॉपी रखो आपके पास, प्रेफरेबली कलर्ड कॉपी रहेगी तो अच्छा रहेगा। उसका रीजन क्या है, आप वो अनजान आदमी को आप चेक बना के दे रहे हैं, हो सकता है वो चेक को केमिकली अल्टर करके उसको चेंज किया जाता है।
तो उसमें आपके नाम चेंज हो जाते हैं, कंटेंट चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंज होता है, आपका सिग्नेचर वहां का वही रहता है। तो अगर आपके पास उसका जेरोक्स है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं फ्यूचर में, और आपके अगर पैसे चले गए हैं तो वापस रिकवर हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जब भी लिखते समय, चेक लिखते समय ब्लैक जेल इंक पेन यूज करना चाहते या किधर भी कोई साइन करना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में, प्रिफरेबली यूज ब्लैक जेल इंक पेन। रीजन उसके ऊपर क्या है कि ब्लैक जेल इंक पे जो भी किया गया है, आपने लिखा हुआ है, वो केमिकल से पूरा मिटता नहीं है, और कुछ पार्ट जो है वो पेपर पे जाके स्टक हो जाए, तो पूरी तरह से मिटेगा नहीं जो भी केमिकल से है, तो पेपर पे उसके अंश रह जाते, उससे वो पकड़ में आ जाता है कि वो केमिकली अल्टर्ड हुआ है और उसका ओरिजिनल कुछ चीज अलग थी और मिटा के ये कर दिया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, चेकबुक्स घर पे आती है, कोरियर वाला लेके आता है, तो वो क्या करेगा, चेकबुक में बहुत से बार आजकल डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं बाय कोरियर, तो कोरियर वाला क्या बोलेगा, वो एक मशीन लेके आता है, पीओएस मशीन बोलते हैं, वो पीओएस मशीन पे वो क्या बोलेगा आपको, साइन करो। आजकल वो पेपर साइन कम हो गया है, एक्नॉलेजमेंट जो बोलते हैं, आपको बोलेगा तो वो पीओएस मशीन पे साइन करो। अब पीओएस मशीन पे साइन आपको क्या करना है, पीओएस मशीन पे जो साइन करना है, कुछ भी करना है, आपका ओरिजिनल सिग्नेचर वहां नहीं डालना है। भले वो कितना भी कन्विंस करे कि हमको, जैसे अगर चेकबुक है तो बैंक को हमको इन्फॉर्म करना है कि ओरिजिनल पर्सन को ही डिलीवरी हुआ है, इसलिए आपका सिग्नेचर वो सेम चाहिए, बैंक कभी भी ये सब चीज पूछती नहीं। और ये पीओएस मशीन के पीछे कैप्चरिंग डिवाइस रहती है, जिससे आपका पूरा सिग्नेचर कैप्चर हो जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसपे हमारे सिग्नेचर्स रहते हैं। हम क्या करते हैं, यूज नहीं हो रहा है या पुराना हो गया है, उसको फाड़ के फेंक दो। फाड़ के कहाँ डालते हैं हम, कचरे के डब्बे में। या बहुत से बार हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा पूरा डॉक्यूमेंट का पूरा पुलिंदा जो रहता है वो हम भंगार वाले के पास भेज देते हैं। अब वो सिग्नेचर के साथ आपका डॉक्यूमेंट किधर गया हुआ है, जिसका आज के डेट में आपको यूज नहीं है, बट आपका सिग्नेचर उस कागज पे है, उसके मिसयूज होने के पूरे चांसेस। इसलिए वो सजेशन रहेगा कि आपका जो भी सिग्नेचर वाला कागज है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको आप पूरी तरह से जला डालो या उसको बारीक काट के उसको कचरे के डब्बे में आप फेंक सकते, सो दैट उसका मिसयूज कहीं नहीं हो। तो ये छोटे मोटे प्रिकॉशंस आपको देखने हैं।